अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर करंट डेंसिटी, कंडक्टर्स और रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के बारे में है। हम सबसे पहले करंट को देखेंगे, फिर करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कंडक्टर्स की तरफ आएंगे और फिर कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होती है उसकी तरफ आएंगे। तो करंट हमारे पास क्या होता है? करंट इन एम्पेयर through a given area in the electric charge passing through the area per unit time। हमारे पास किसी भी एरिया से एक यूनिट टाइम में, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो, यूनिट टाइम में जितने चार्ज पास होते हैं उस रेट ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ पासिंग चार्ज को हम करंट कहते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन भी गिवन है। इसी डेफिनेशन से हमने मैथमेटिकल फॉर्म निकाला है जिसमें है I इज इक्वल टू dQ/dt। ये जो डेरिवेटिव है ये रेट ऑफ चेंज इन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिट टाइम में जितने चार्ज हमारे पास होते हैं किसी एरिया से, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर करंट दरअसल क्या है? चार्ज ट्रांसफर्ड एट अ रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब हमारे पास अगर चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो हमारे पास क्या होगा? 1 एम्पेयर होगा। अब आते हैं करंट डेंसिटी की तरफ। तो करंट डेंसिटी at a given point is the current through a unit normal area at that point। हमारे पास एक पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है? करंट थ्रू अ नॉर्मल एरिया या करंट थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। किसी भी एरिया से एक स्पेसिफिक टाइम में जितना करंट फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल एरिया, अगर करंट डेंसिटी जो है हमारे पास जो सरफेस एरिया है उसको नॉर्मल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, तो उस केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो जे के साथ एन है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो if current delta I flows through a surface delta S, the current density is Jn is equal to delta I divided by delta S। अगर हमारे पास जो सरफेस हो वो हो डेल्टा S और जो उस सरफेस से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास हो डेल्टा I, तो उस केस में हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होगा? डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब डेल्टा आई अगर इस फार्मूले से हम निकालना चाहे तो वो इक्वल हो जाएगा जे एन डेल्टा एस। ये एन मैंने पहले भी बताया कि ये उस केस की बात कर रहा है जब करंट डेंसिटी हमारे पास जो सरफेस है जिससे ये करंट फ्लो कर रहा है उसको करंट डेंसिटी नॉर्मल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो। अब अगर हमारे पास जनरल फॉर्म इसका लिखना चाहे, मतलब कोई भी करंट डेंसिटी हो, चाहे वो नॉर्मल हो या ना हो, उसके लिए हम अगर इस फॉर्म को लिखना चाहे तो हमारे पास जो डेल्टा आई है वो किसके इक्वल होगा? जे डॉट डेल्टा एस के। इसी से अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहे तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा आई है ये हट जाएगा, करंट इंटीग्रल के साथ ये जो डेल्टा है ये कैंसिल हो जाएगा, आई रह जाएगा, और इस साइड पे इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस हमारे पास आ जाएगा जे डॉट डी एस। तो करंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहे करंट डेंसिटी से तो वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो करंट है उसके सोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, उसके बेस पे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ करंट डेंसिटीज़ आते हैं। एक हमारे पास है कन्वेक्शन करंट डेंसिटी, दूसरा है कंडक्शन करंट डेंसिटी, और जो तीसरा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। हमारे कोर्स के जो स्कोप में है वो हमारे पास कन्वेक्शन और कंडक्शन करंट डेंसिटी
है। तो सबसे पहले हम आते हैं कन्वेक्शन करंट डेंसिटी। कन्वेक्शन करंट डेंसिटी में कंडक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसमें ओहम लॉ अप्लाई हम नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ये जो कन्वेक्शन करंट है वो ज़्यादातर इंसुलेटिंग मीडियम में, जैसा कि लिक्विड हो गया, रेयरफील्ड गैस हो गया या वैक्यूम हो गया, उसमें जो करंट फ्लो करता है उसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब। अगर एक इलेक्ट्रॉन का बीम है और वो एक वैक्यूम ट्यूब में ट्रेवल कर रहा है, जिस तरह हम कह सकते हैं जो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर होते थे या कैथोड रे ट्यूब जो होता है उसमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, तो वो दरअसल क्या है, कन्वेक्शन करंट है। अब इसका जो फार्मूला है उसको डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे एक फिलामेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल का है। तो कंसिडर अ फिलामेंट इन फिगर इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी रो वी एट वेलोसिटी u इज इक्वल टू ay। ये ay जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये वाला जो ay है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोग इस फिगर को देखें तो ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है और यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम जो चार्ज डेंसिटी लेंगे वो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। अब जो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी वेलोसिटी u है और वो y के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे उसको हमने क्या कह दिया, ay इन द डायरेक्शन ऑफ y। यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमें शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, y है, y के डायरेक्शन में है। अब करंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस केस के लिए हमारे पास क्या होगा, करंट हम अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो उसके साथ अगर हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो अगर इस चार्ज डेंसिटी को हम टाइम पे डिवाइड करें और साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो हम इससे हमें करंट की वैल्यू अचीव होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी को मल्टीप्लाई किया है डेल्टा एस और डेल्टा एल से। डेल्टा एस हमारे पास ये एरिया है, अगर इसके साथ ये लेंथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इस क्यूब का हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, क्यू मिलेगा। अगर वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्यू हासिल होगा। उस क्यू को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड करें तो हमें करंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये डेल्टा क्यू इक्वल है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू रो वी डेल्टा एस यू वाई। अब यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो होल डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है इसको हमने रिप्लेस कर लिया वेलोसिटी से, यू वाई से। अब y डायरेक्टेड करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होगा, ये y डायरेक्टेड करंट डेंसिटी हम इसी से निकालेंगे। डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा एस हमारे पास करंट डेंसिटी की क्या है, इक्वेशन है। अब डेल्टा आई हमारे पास है रो वी डेल्टा एस यू वाई, तो इसकी जगह अगर हम ये वैल्यू लगा दें, डेल्टा आई की जगह हम ये वैल्यू लगा दें, तो ये जो डेल्टा एस है ये डेल्टा एस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा रो वी यू वाई। तो ये रो वी यू वाई हमारे पास जो कन्वेक्शन करंट डेंसिटी है वो हमारे पास आ गई। अब जनरल फॉर्म हम लिखना चाहें तो ये y को हटा देंगे और जनरली हम लिखना चाहेंगे कि ये करंट डेंसिटी जो है वो रो वी इंटू यू, जो
charge density multiplied by velocity of the charge is equal to current density. The current I in the convection current and is the convection current and J is the convection current density. इस केस में जो करंट I है वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्शन करंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये इंसुलेटिंग मीडियम है, और जो J है वो कन्वेक्शन करंट डेंसिटी है, और इसकी जो यूनिट है उसको हम एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब आते हैं कंडक्शन करंट डेंसिटी को प्रूव करने के लिए। कंडक्शन करंट हमारे पास कंडक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कंडक्टर हमारे पास क्या होता है, इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो असल में हम कंडक्टर की जो डेफिनेशन भी करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा मीडियम जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो जो कंडक्टर होते हैं वो दरअसल हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करें, और लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास -E है, तो जो हमारे पास इस चार्जेस पे या इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू -E इनटू कैपिटल E। ये जो स्मॉल e है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस साइन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए लगाया गया है, और ये जो कैपिटल E है ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लेट सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास m है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में मूव कर रहा है, और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस फील्ड में है u। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोमेंटम के थ्रू अगर हम देखें तो जो एवरेज चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स की इक्वल होता है। तो यहाँ पे mu डिवाइडेड बाय टॉ ये एवरेज चेंज ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। mu, या अगर पिछली क्लासेस की तरफ आप लोग जाएं तो mv, p इज इक्वल टू mv ये मोमेंटम था, डिवाइडेड बाय टॉ टाइम है। तो अगर किसी चीज़ को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट ऑफ चेंज आता है या चेंज आता है, मोमेंटम में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इक्वल टू -E इनटू कैपिटल E, ये हमारे पास फोर्स है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब इसी से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहे तो u इज इक्वल टू E टॉ डिवाइडेड बाय m, और ये माइनस साइन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये टॉ इस साइड पे आ गया तो यहाँ पे ये E के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये m इधर डिवीजन में आ गया तो ये यहाँ पे डिवीजन में नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये जो टॉ है, जिस तरह पहले हमने कहा ये टाइम है, और ये कौन सा टाइम है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिजन। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो ये आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, तो दो कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, टॉ। अब अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी हो वो हमारे पास ρ इज इक्वल टू -NE हो, तो उस केस में अगर हम देखें तो कंडक्शन करंट डेंसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, J⍴VU, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में या पिछले स्लाइड में देखा। अब इसमें अगर हम U की वैल्यू पुट करें तो ये वाली U की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास जो ρV के अंदर नेगेटिव साइन है वो है यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और हमने इस इक्वेशन में ρV और U दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दो वैल्यूज़, और ये जो माइनस साइंस है ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इधर क्या होगा, n और e मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये e स्क्वायर बन जाएगा।
बाकी इक्वेशन में n आ जाएगा और ये e स्क्वायर बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है, और इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। तो E जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो है सिग्मा E। ये हमारे पास एक कंडक्टर के लिए या कंडक्शन करंट के लिए जो करंट डेंसिटी होती है वो J = सिग्मा E होती है। अब आते हैं कंडक्टर्स की तरफ। तो कंडक्टर्स को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि वो मटेरियल जिसके वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन शुरू कर देते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, एबंडेंस ऑफ चार्ज फ्री टू मूव, मतलब फ्री चार्ज जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये फिगर गिवन है, ये एक कंडक्टर दिया हुआ है। इसमें दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जब हम इसको एक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें, जिस तरह यहाँ पे ये E जिसके सबस्क्रिप्ट में हमने स्मॉल e लिखा है, ये स्मॉल e एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे और इस कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएंगे। अब जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे पास इस तरफ आके इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आप लोगों ने देखा ये दो काम कर रहे हैं। पहला ये कि ये सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इस सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ गया। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस है ये एक सरफेस चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है, मतलब इस सरफेस को ये एक चार्ज बॉडी बना देते हैं। दूसरा काम क्या होता है कि जो इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे एक इंटरनल फील्ड भी डेवलप होता है, जो हमारे पास क्या होता है, इस फील्ड के ऑपोजिट होता है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो जो इंटरनल फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इधर इस फील्ड को यहाँ पे कैंसल आउट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंटरनल है, इनसाइड द कंडक्टर है, वो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यहाँ पे कैंसल आउट हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंडक्टर है उसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसके अंदर नहीं होता, बाहर उसके हो सकता है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है कंडक्टर का उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो कंडक्टर हमारे पास क्या है, एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होता है। इक्विपोटेंशियल बॉडी मतलब इसके हर जगह पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसके अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हुआ, तो मटेरियल के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास E = 0, चार्ज डेंसिटी = 0 और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B = 0 इनसाइड अ कंडक्टर। अब आते हैं जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर्स की, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो
यहाँ पे फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि एक कंडक्टर हमें गिवन है जिसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है V। इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो हमारे पास है L और इसमें से I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको प्रोवाइडेड है, तो हमारे पास वो क्या है, E है। अगर हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो और इसका लेंथ हमारे पास क्या हो, L हो, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे इस वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब करंट जो कंडक्शन करंट डेंसिटी है जो जिसको हमने कंडक्टर्स के लिए निकाला था वो है J इज इक्वल टू सिग्मा E। और अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल हो तो हम जो डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की उसके रिस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास I डिवाइडेड बाय S करंट पर यूनिट एरिया। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए करंट डेंसिटी के। एक जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, दोनों को हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है। एक डेफिनेशन है करंट पर यूनिट एरिया किसी भी यूनिफॉर्म एरिया के लिए, और एक हमारे पास जो कंडक्टर के लिए स्पेसिफिक करंट डेंसिटी है जो कंडक्शन करंट से हमने निकाली थी वो है J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो I डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू सिग्मा E। अब E की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करें V बाय L तो सिग्मा के साथ यहाँ पे V बाय L आ जाएगा। तो हमारे पास जो I डिवाइडेड बाय S है वो इक्वल हो गया किस चीज़ के, यहाँ पे इसके इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन से I डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू सिग्मा V डिवाइडेड बाय L, इससे हम अगर V की वैल्यू निकालना चाहें तो ये V इज इक्वल टू Li, ये जो L है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये Li बन गया, और ये जो सिग्मा है यहाँ पे S के साथ डिवीजन में आ जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Li डिवाइडेड बाय सिग्मा x S। सिग्मा S, सिग्मा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। तो अब अगर हम R के डेफिनेशन की तरफ आए, जो ओहम लॉ है वो है V डिवाइडेड बाय I, ये वोल्टेज और करंट की रेशो होती है। अब V की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ पे V क्या आ जाएगा, Li डिवाइडेड बाय सिग्मा S। तो ये जो नीचे I है ये इस V वाले I को, इस वाले I को ये कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय सिग्मा S। रो नहीं है, ये सिग्मा है, और सिग्मा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। तो अगर हम इसको रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो रेजिस्टिविटी हमारे पास रो C, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, वो किसके होती है इक्वल, कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो ये 1 ओवर सिग्मा आ गया, तो ये हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है। अगर हम यहाँ पे 1 ओवर सिग्मा की जगह रो C लगा दें तो ये रो C L डिवाइडेड बाय S। तो जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, रो C L डिवाइडेड बाय S। और इसको आप लोगों ने बार बार जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के जो बेसिक्स है उसमें पढ़ा होगा, जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन है वो आ गई। किसी भी मटेरियल का अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहे तो ये वो इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये यूनिफॉर्म हो। कोई इरेगुलर एरिया हमारे पास आ गया तो पहले हमने वो कैलकुलेट करना होगा और फिर इधर वो पुट करना होगा, फिर उसके बाद हम उस कंडक्टर की क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो डेफिनेशन है ओहम लॉ के रिस्पेक्ट से
वो हमारे पास क्या है, V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R। जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट की रेशो होती है। अब वोल्टेज हमारे पास जो गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा था वो क्या है, E डॉट डी एल के इक्वल होता है, और जो करंट हमारे पास है वो सिग्मा E डॉट डी एस के इक्वल होता है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी रेजिस्टेंस की। अब आते हैं पावर की तरफ। तो पावर इन वाट्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। तो हमारे पास जो पावर होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होती है। जो बेसिक डिफिनीशन है वो पावर की ये है, और पावर को हम इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो जो फोर्स की इक्वेशन हमने देखी थी वो क्या थी, रो वी इंटू ई। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप पिछले स्लाइड में जाए तो यहाँ पे हमने फोर्स को डिफाइन किया था, वो आया था हमारे पास क्या, जो चार्ज था और यहाँ पे ई। तो यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी आ जाए तो भी हमारे पास ये फोर्स के इक्वल आता है। तो अगर हम इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे ये जो रो वी, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें किसी भी वॉल्यूम के अराउंड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और E जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डॉट वेलोसिटी, तो ये फोर्स बनाता है और ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू फोर्स हमारे पास क्या है, पावर। अब अगर इसको रीअरेंज हम कर दे तो E डॉट रो यू डी वी, इससे हम जो ये रो वी यू है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी से, करंट डेंसिटी से। जिस तरह हमने इधर पढ़ा था, ये जो करंट डेंसिटी है हमारे पास वो रो वी यू के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इस रो वी यू को करंट डेंसिटी से रिप्लेस करें तो E डॉट जे डी वी, ये हमारे पास पावर की इक्वेशन आ गई, और इसको हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं इस वाले इक्वेशन को। अब रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हमने देख ली, करंट डेंसिटी देख लिया और करंट देख लिया, कंडक्टर्स को देख लिया। उससे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें करंट डेंसिटी की इक्वेशन गिवन है और वो आर थीटा फॉर्म में गिवन है, और हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है हेमीस्फेरिकल शेल है, मतलब जो सेमी स्फेयर होता है उस तरह का एक शेल है और उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। उससे जो करंट पास हो रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है। फिर यही चीज़ हमने क्या करनी है, पूरे स्फेयर के लिए करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सिर्फ लिमिट्स का होगा। एक में जो हमारे पास रेडियस की लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, 0 टू पाई होंगी, मतलब 0 टू पाई बाई 2 होंगी, और दूसरे में हमारे पास क्या होगी, 0 टू 2 पाई, मतलब इसकी 0 टू पाई हमारे पास लिमिट्स आएंगी। तो हम करंट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने करंट डेंसिटी की डिफिनीशन और करंट का रिलेशन देखा था वो क्या है, I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। अब यहाँ पे जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है, डी एस। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है उसमें हमने डी एस की वैल्यू निकाली थी, वो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल सरफेस आ गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये डी एस की जो यूनिट वेक्टर है वो ए आर बन रहा है।
तो इस जो करंट डेंसिटी में ए आर वाला कंपोनेंट है, हम सिर्फ उसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। अब ए आर का ए थीटा के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले तो वो 0 आता है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करना होगा डी फाई और डी थीटा के रेस्पेक्ट से। तो ये सरफेस आ गया हमारे पास, जो डिफरेंशियल सरफेस है, आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी फाई डी थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, करंट डेंसिटी आ गई। तो जे डॉट डी एस की जगह हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर ली। ये हमारे पास फाई के लिमिट्स है 0 to 2 पाई, और पहले हेमिस्फेरिकल है तो उसके लिए लिमिट्स 0 to 90 या 0 to π/2 हमने लगा दिए। तो ये दोनों इंटीग्रेशन जब हम करेंगे और ये लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 पाई या 31.4 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। अब पूरे स्फेयर जिसका रेडियस हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, इसमें सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। जो आर की लिमिट्स हैं वो पहले 0 to π/2 थी, अब हमारे पास ये 0 to π हो जाएंगी। और जो रेडियस है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, पहले में हमें 20 सेंटीमीटर गिवन था, इसमें हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर हम जो फाइनल फॉर्म आई थी इस इक्वेशन की, यहाँ पे ये लिमिट्स और जो रेडियस है उसकी वैल्यूज़ चेंज करें, यहाँ पे 0 to π लगा दें और यहाँ पे 0.2 की जगह 0.1 लगा दें, तो हमारे पास जो बी पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। तो वो आ रहा है यहाँ पे, ये जो लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, पाई लिमिट से साइन 0 और 0 का भी हमारे पास साइन क्या आता है 0, तो ये 0 हो गया। इसको अगर हम किसी और मेथड से देखना चाहें, ये अल्टरनेट मेथड गिवन है और उसमें क्या है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास दो लॉज थे, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके रिस्पेक्ट से हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके डेल डॉट जे को फाइंड करें, तो डेल डॉट जे जो है वो हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तो उससे भी हम ये फाइंड कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, अ वायर ऑफ अ मीडियम डायमीटर 1 मिलीमीटर एंड कंडक्टिविटी 5 × 10⁻7 सीमेंस पर मीटर हैज 10⁻29 free electron per meter cube. When an electric field of 10 millivolt per meter is applied, determine the charge density of free electron, the current density, the current in the wire, the drift velocity of the electron. Take the electronic charge as this. ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, डायमीटर गिवन है, कंडक्टिविटी सिग्मा गिवन है, और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है n वो गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। और हमने क्या फाइंड करने हैं, ए बी सी डी पार्ट फाइंड करना है। तो पार्ट ए की तरफ अगर हम आए तो चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये वॉल्यूम में गिवन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, तो वो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी n इंटू ई आएगा, और ई हमारे पास क्या है, ये वैल्यू गिवन है। n हमारे पास 10⁻29 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई। जो जे है करंट डेंसिटी, वो सिग्मा इंटू ई है, सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है, ई की वैल्यू भी गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 500 किलो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर जे की वैल्यू आ गई। अब आई जे एस की इक्वल है, जे इज इक्वल टू आई बाई एस, तो आई इज इक्वल टू जे एस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। एस हम कैसे निकालेंगे, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और डी क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिलीमीटर गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.393 एम्पेयर यहाँ पे करंट आ रहा है।
अब नेक्स्ट पार्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी J इज इक्वल टू रो वी इंटू यू। तो अगर हम इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी U फाइंड करना चाहें तो U इज इक्वल टू J डिवाइडेड बाय रो वी। तो 5 इंटू 10 पावर 5, ये J की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, ये जो B पार्ट है, और रो V को हमने A पार्ट में निकाला था। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 3.125 इंटू 10 पावर -5 मीटर पर सेकंड।